सतनाम सिंह रायजादा मेंशन पहुंचा। वो आज लेट था। निधि कब से उसका इंतजार कर रही थी। सतनाम को मेंशन में आते देख, कहाँ रह गए थे आप? हमें ट्रेनिंग के लिए देर हो रही है। अरे वो ट्रैफिक में फंस गया था निधि पुत्र। चलिए अब। निधि ने अपना जिम बैग उठाया और जाने लगी। तभी हंसराज वहां आ गया। निधि बेटा कहाँ जा रही हो? निधि ने पलटकर अपने पापा की तरफ देखा। हाँ पापा, बस ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। कुछ दिनों से निधि कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। जब से रोनी गुजरा था तब से निधि सडनली हंसराज के क्राइम बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगी थी और सतनाम से मार्शल आर्ट्स की जबरदस्त ट्रेनिंग ले रही थी। हंसराज को अपनी बेटी के लिए फिक्र हो रही थी। पर ये टाइम तुम्हारे कॉलेज जाने का है ना? मुझे अंजलि ने बताया कि तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। वैसे भी आज कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है बेटा, तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पापा, मैं छोटी बच्ची नहीं रही। मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। वैसे भी मुझे देर हो रही है। बाद में मेरी जर्मन से आर्म्स की डील्स के सिलसिले में मीटिंग है। बेटा तुम इन सब में मत पड़ो। मैं तुम्हें ये जिंदगी नहीं देना चाहता। ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें एक बार गिरे तो बस गिरते ही चले जाओगे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। ये दुनिया तुम्हारी खुशियां छीन लेगी। मेरी बेटी बात मानो और इस दुनिया से दूर रहो। आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं जितना भी इस दुनिया से नफरत करूँ, दूर रहूँ, आपकी दुनिया मुझे अपनी तरफ जरूर खींचेगी। मैं जी रही थी ना अपनी जिंदगी। क्या हुआ? उस जोरो ने सब कुछ छीन लिया। अब जब तक मैं उस जोरो से रोनी की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं रुकूंगी नहीं। हंसराज कुछ बोल न सका। वो भी जानता था कि निधि को इस दुनिया से जितना भी दूर रखूं, उसे ये दुनिया अपनी तरफ खींचेगी ही। निधि ने अपना बैग उठाया और जिम के लिए निकल गई। निधि ट्रेनिंग के बाद जर्मन के साथ आर्म्स डीलिंग के लिए मूनलाइट होटल पहुंची। निधि ने ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक शर्ट पैंट पहना था। उसके साथ सतनाम भी अपनी टीम के साथ निधि के पीछे पीछे चल रहा था। सबके हाथों में गन थी। निधि किसी हॉलीवुड फिल्म के गैंगस्टर की तरह लग रही थी। होटल में सभी लोग बस निधि को ही देखे जा रहे थे। निधि ने कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री ली। निधि ने देखा कि हंसराज और उसके चाचा विनीत और आकाश भी मौजूद थे। वहीं जर्मन क्लाइंट अलेरिक बेकर और उनके साथी भी मौजूद थे। अलेरिक ने जब निधि को देखा तो बस देखता ही रह गया। गोल सा चेहरा, लंबे बाल और उसका फिगर किसी एक्ट्रेस से कम नहीं था। वो बिल्कुल साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जैसी लग रही थी। अलेरिक की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। ये देख निधि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी अलेरिक के साथ जोनाथन ने उसे हाथ मारा तो उसने निधि की तरफ देखना बंद किया और उठा। उसने अपने साथ लाए कुछ रेक्टेंगल शेप के हिडन बॉक्स खोला और उसमें से जर्मन लेटेस्ट मॉडल गन की अंग्रेजी में ब्रीफ देने लगा। वो बार बार निधि को ही देख रहा था। निधि ये नोटिस कर रही थी, पर अलेरिक के साथ हंसराज 6 साल से बिजनेस कर रहा था, जिससे हंसराज को आर्म्स बिजनेस में काफी फायदा हुआ था। इसलिए निधि चुपचाप ये बर्दाश्त कर रही थी। ब्रीफ खत्म होने के बाद अलेरिक ने निधि की तरफ देखा। मिस्टर रायजादा, आई होप कि आपको हमारी गन अच्छी लगी होगी। मिस्टर बेकर, आपकी गन काफी शानदार है। हमने जो आपको प्राइस बताया था 5 मिलियन यूरो, राइट? डील फाइनल करते हैं। वैसे हमने 8 मिलियन यूरो मांगे थे, पर आपके डैड के साथ काफी समय से हम बिजनेस करते आए हैं, इसलिए हमने आपको डिस्काउंट दिया। पर अगर हमारी एक डिमांड पूरी करे तो ये डील मैं आपको फ्री में भी दे सकता हूँ। अलेरिक ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए निधि की तरफ लालच की गोली फेंकी। निधि थोड़ी कंफ्यूज हुई और उसने अपने डैड की तरफ देखा तो वो भी थोड़े कंफ्यूज थे। विनीत हंसराज के कान के पास अपना मुंह लाया। भाई जी, ये जर्मन शेफर्ड पागल हो गया है क्या? भाई साहब, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हंसराज ने अलेरिक के सामने देखा। मिस्टर बेकर, हम फ्री में कोई चीज नहीं लेते, तो हमें आपकी ये डील मंजूर नहीं। हमने जो प्राइस मनी तय की है हम वही आपको पे करेंगे, पर हम आपकी डिमांड जरूर सुनना चाहेंगे। शायद हम उसे पूरी कर सकें। हंसराज ने जब अलेरिक की फ्री वाले डिमांड्स को मना कर दिया तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। पर जब हंसराज ने उसकी डिमांड के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। यू आर सो ग्रेट सर। वो क्या है कि मुझे इंडियन गर्ल्स बहुत पसंद है। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, और ये रिएक्शन तब तक रहते हैं जब तक कि मैं उस लड़की को खा न जाऊं। अलेरिक के चेहरे पर हवस की भूख साफ दिखाई दे रही थी। मुझे ये रिएक्शन आपकी बेटी को देखकर भी हो रहा है। आपकी इजाजत हो तो मैं इसके साथ सोना चाहता हूँ। अलेरिक ने सारी हदें पार कर दी थी। हंसराज ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने खड़े होकर गन निकालकर अलेरिक पर तान दी।
ओए, ये क्या बकवास है? हंसराज के साथ विनीत और आकाश ने भी अपनी गन निकाल ली थी। निधि के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि अलैरिक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उसे इसका अंदाजा नहीं था। गन अलैरिक के सामने होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। उसकी ईवल मुस्कान हंसराज को खटक रही थी। तभी हंसराज के सर पर अलैरिक के आदमियों ने हंसराज और उनके आदमियों पर गन तान दी। रिलैक्स मिस्टर आजादा, मैं तो बस अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं आपका मेहमान हूँ, और मेहमान की भूख को शांत करना आपका फर्ज है। अलैरिक अपनी सारी हदें पार कर रहा था। वो निधि के सामने बेशर्मी से देख रहा था। वो निधि के पास आया और अपनी जेब से गन निकाल ली। वो गन की नली निधि के होठों पर घुमाने लगा। ये देख हंसराज का खून खौल उठा। हरामखोर, मेरी बेटी को हाथ लगाए ना तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं तुझे अभी भी टाइम दे रहा हूँ, अपनी गलती सुधार ले तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। ओह, मैं तो डर गया मिस्टर आजादा। शायद आप भूल गए कि आपके सिर पर मेरे आदमियों ने गन रखी है। आप कोऑपरेट करें, वरना दिस जर्मन बुलेट आपके दिमाग के आर पार हो जाएगी। अलैरिक के चेहरे पर एक इविल मुस्कान थी। उसने निधि की तरफ देखा। बेबी, तुम भी कोऑपरेट करो, वरना तुम्हारे फादर का अंजाम बहुत बुरा होगा। और तुम्हारी ये खूबसूरती हमारे जैसों के लिए ही तो बनी है। तुम्हारा फिगर देखकर मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। निधि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एकदम शांत थी। अलैरिक उसके पास आया और उसके सीने पर हाथ रखने ही जा रहा था। सभी अचानक बजे फायर अलार्म को सुनकर चौंक गए। वो इधर उधर देखने लगे कि निधि ने अलैरिक के हाथ को पकड़ा और उसे उठाकर कॉन्फ्रेंस टेबल पर पटक दिया और अपनी गन निकालकर अलैरिक के आदमियों पर फायर कर दिया। हंसराज पर जिसने अपनी गन रखी थी, उसके सर के बीचों बीच गोली लगी। जब अलैरिक अपने गंदे इरादे को बयां कर रहा था कि तभी निधि ने सतनाम को मैसेज कर दिया था और सतनाम ने ही फायर अलार्म बजवाया था। सतनाम भी उसी वक्त अपने बंदों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुआ और उसने अलैरिक के आदमियों पर गन तान दी। अलैरिक का दाव उल्टा पड़ चुका था। उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि निधि इतनी ताकतवर होगी। वो दर्द से कराह रहा था। हंसराज अलैरिक के पास आ ही रहा था कि उसने देखा कि निधि उस टेबल पर चढ़ गई है, तो वो रुक गया। निधि उस टेबल पर चढ़कर अलैरिक की तरफ झुकी। उसने पास ही पड़ा एक फाउंटेन पेन उठाया। अलैरिक जो दर्द से कराह रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निधि ने उसकी कॉलर पकड़ी और गुस्से में फाउंटेन पेन उसकी आंखों पर दे मारा और पागलों की तरह वार करती रही। निधि ने अपनी गन निकालकर उसके मुंह में घुसा दी और बिना एक पल की देरी के गन की ट्रिगर दबा दिया। गोली के चलने से अलैरिक का सिर गुब्बारे की तरह फट गया था। निधि का चेहरा अलैरिक के खून से भर चुका था। उसके चेहरे पर हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। जब उसे तसल्ली हुई कि वह मर चुका है, तब वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसराज निधि को देखकर एकदम शॉक हो गया था। उसकी हंसी भयानक थी। हंसराज के जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। अंजलि अपने घर में खाना बना रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। अंजलि रेंट के घर में अकेली रहती थी। वो दिल्ली पढ़ने के लिए आई थी। वो नोएडा की रहने वाली थी। उसके पिता एक आईपीएस ऑफिसर थे जो सरकार के कम और रायजादा के लिए ज्यादा वफादार थे। अंजलि ने अपना सारा काम छोड़कर दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। जोरो, तुम यहाँ? जोरो ने ब्लैक हुडी पहन रखी थी और कैप और गॉगल्स भी। जोरो के चेहरे पर घाव के निशान अब भी ताजा थे। अंजलि, मैंने रोनी को नहीं मारा है। मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अंजलि। अंजलि ने आसपास देखा। उसने देखा कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। जल्दी अंदर आ जाओ। जोरो अंजलि के घर में आ गया। उसने घर के चारों तरफ देखा तो कोरियन ड्रामा के पोस्टर्स लगे हुए थे। जोरो को वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार अंजलि से मिला था। तब अंजलि उसे कोरियन समझ रही थी। अंजलि ने तुरंत दरवाजा बंद किया और खिड़की पर पर्दे डाल दिए। फिर उसने जोरो की तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पुलिस और रायजादा अंकल के आदमी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और ये टीवी में तुम निंजा हो, ये क्या बात है? अंजलि ने जोरो पर सवालों की बारिश कर दी। जोरो अंजलि के चेहरे पर टेंशन की रेखा को अच्छी तरह से देख पा रहा था।
अंजलि, ये सब मुझे फंसाने के लिए प्लान किया गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। मेरा यकीन करो प्लीज। हाँ, मैं निधि से प्यार करता था, पर प्यार में अंधा होकर रोनी को नहीं मार सकता मैं। अंजलि को जोरो की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे यकीन है तुमने रॉनी को नहीं मारा होगा। इतना हैंडसम लड़का विलन तो हो नहीं सकता। तुमने रॉनी को नहीं मारा तो उसे मारा किसने? कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है, पर कौन हो सकता है? क्या क्या किसी की निधि से दुश्मनी है? इस बारे में तुम कुछ जानती होगी। रायजादा अंकल की बेटी से कोई भला क्यों दुश्मनी करना चाहेगा? और हाँ, निधि कॉलेज में रैगिंग अवश्य करती थी, पर शायद किसी ने। नहीं, निधि कॉलेज में हल्की फुल्की मस्ती करती थी, पर सीरियस रैगिंग वो नहीं करती थी जिससे कोई ऑफेंड होकर बदला लेगा। कोई और है जो अपना काम करके मुझे फंसा गया है। जोरो, तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो अंजलि। क्या तुम मुझे रायजादा मैंशन के अंदर पहुंचा सकती हो? अंजलि ने कुछ सोचा, फिर हाँ में सर हिलाया। अकीरा मन ही मन खुद को कोस रहा था। जोरो उसके सामने था, फिर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टा वो उसे बांध कर चला गया। उसने माया से वादा किया था कि किसी भी हाल में वो जोरो को पकड़ कर लाएगा, पर उसे माया के सामने बेइज्जत होना पड़ा। अकीरा को फेल होता देख दाइसुके को भी उसे सुनाने का मौका मिल गया। रियो, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा ये एक हाथ वाला जोरो को आसानी से पकड़ लेगा, पर इसका उल्टा हो गया। जोरो ने इसे एक छोटे बच्चे की तरह बांध दिया। अरे इसकी जगह माया जाती तो वो उसे पकड़ कर ला सकती थी। रियो, तुम्हारा हुक्म का इक्का तो जोकर निकला। अकीरा के पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आज दूसरी बार फेल हुआ था। माया ने अकीरा की साइड ली। स्टॉप इट डाई, वो जोरो है। तुम शायद भूल रहे हो कि वो निंजास कमांडर था। अगर मैं भी जाती तो उसे पकड़ना मेरे बस की भी बात नहीं थी। हाँ, तो भी जोरो घायल था, अकेला था। अकीरा ने दाई की बात काट दी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था जो जोरो की मदद कर रहा था। उसी ने मेरी गर्दन पर डार्ट से शूट किया था। ये सुन चारों शॉक हो गए। जोरो की कोई मदद कर रहा था। ये बात सुनकर वो सरप्राइज थे। हमने हर किसी को जोरो के खिलाफ रखा है, तो और कौन है जो जोरो को बचा रहा है? ये शायद वही विक्रम चौधरी है जो जोरो को ढूंढने के लिए जापान आया था और हमारे क्लेन में जासूस प्लांट किए थे। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी दाई के आइडिया ने जोरो को वैसे भी हंसराज और पुलिस का दुश्मन बना रखा है। वो चाहे कहीं भी छुपे, वो हमसे बच नहीं पाएगा। पर दाई, तुमने मस्त प्लान बनाया है। एक तरफ जोरो को फंसा दिया और दूसरी तरफ फिर से अपने बड़े क्लाइंट का भरोसा जीत लिया। अब तुम आसानी से इंडिया में अपना बिजनेस ग्रो कर सकोगे। वो सब अब मायने नहीं रखता। अब हमें अपना बिजनेस किसी के अंडर रहकर ग्रो करने की जरूरत है। अब हम इंडिया में इंडिपेंडेंट बिजनेस करेंगे। दाई की बात सुनकर अकीरा, रयो और माया सब कंफ्यूज हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दाइसुके किस बारे में बात कर रहा था। तुम क्या चाहते हो दाई? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दाइसुके मुस्कुराते हुए माया के पास आया और उसके गाल को चूमा। ये देख अकीरा को अच्छा नहीं लगा, पर वो खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर हमने असली आदमी का नाम बता दिया तो इंडिया में गैंग वॉर हो जाएगी। हाँ, तुमने बताया था, पर इससे हमारा रास्ता क्लियर कैसे होगा? हाँ, पर तुम ये नहीं जानते कि इन गैंग वॉर की असली वजह क्या है। फीनिक्स इंडियन माफिया का गॉडफादर है। यही पूरे हिंदुस्तान के क्राइम को हैंडल करता है। आर्म्स डीलिंग, स्मगलिंग, किडनैपिंग आदि का बिजनेस यही करता है। वर्तमान में फीनिक्स हंसराज रायजादा है। हर फीनिक्स अपने 55 वर्ष की उम्र तक इस कुर्सी को संभालता है। उसके बाद वह अपने बड़े बेटे को सौंप देता है। पर अगर फीनिक्स की कोई संतान ना हो तो उसके बाद वो अपने परिवार और संस्था में से किन्हीं 3 लोगों को फीनिक्स के उम्मीदवार के रूप में चुनेगा। फिर तीनों को 90 दिन के अंदर गैंग वॉर करके या किसी तरह से बाकी 2 उम्मीदवार को रास्ते से हटाना होगा और सभी सिंडिकेट माफिया का वोट अपनी तरफ करना होगा। उसे या तो वो लालच दे या अपने रास्ते से हटाए, वो उस पर है। पर 90 दिन के अंदर सिंडिकेट का भरोसा उसे जीतना होगा। हंसराज की संतान में कोई लड़का नहीं है।
इसलिए वो उम्मीदवार वाले नियम को लागू करेगा। पर एक और नियम है जिसके लिए हमें निधि को मारने के लिए हायर किया गया है। पर ऐसा क्या नियम है? सब निधि को मारना चाहते हैं। दाई ने जब सबको उस नियम के बारे में बताया तो सब चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस पोजीशन के लिए इस तरह नियम बनाए गए हैं, पर तब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग इंडिपेंडेंटली इंडिया में बिजनेस कैसे कर सकते हैं। पर फिर भी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम बिजनेस को कैसे फ्रीली एक्सपैंड कर पाएंगे। दाईसुके का चेहरा गंभीर हो गया। वो मुड़ा और सबके सामने देखा। तुम सबको क्या लगता है कि मैं यहाँ जोरो के लिए आया हूँ? नहीं, मैं केवल जोरो के लिए नहीं, बल्कि मैं खुद फीनिक्स बनने के लिए आया हूँ। सब ये सुन दंग रह गए थे। क्या था वो नियम जिनके कारण निधि की जान को खतरा है? किसने जोरो को फंसाया था? जोरो क्यों रायजादा मेंशन जाना चाहता था? क्या दाईसुके सच में फीनिक्स बनने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए माय बॉयफ्रेंड इज निंजा। रात के 12 बजे एक ब्लैक कार रायजादा मैंशन के पीछे वाले हिस्से में आकर रुकी। अंधेरा होने के कारण वो कार किसी की नजर में नहीं आई। उस कार के अंदर अंजलि और जोरो बैठे हुए थे। इस पीछे वाले जंगल से तुम रायजादा मेंशन में आसानी से अंदर पहुंच जाओगे। हाँ, थैंक यू अंजलि। जाओ और खुद को बेगुनाह साबित करो। जोरो ने हाँ में सर हिलाया और कार का फ्रंट डोर खोला। उसने अंजलि को हग किया और फिर वो कार से नीचे उतरकर जंगल की तरफ जाने लगा। निधि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी हंसराज निधि के कमरे में एंटर हुआ। उसने देखा कि निधि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रही थी। निधि पंचिंग बैग पर किक की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। निधि ने अपनी प्रैक्टिस रोकी और अपने पिता की तरफ देखा। हाँ पापा। निधि अपने पिता के पास आई। आप अभी तक सोए नहीं पापा? आपको आराम करना चाहिए। तुम भी अभी तक नहीं सोई? वैसे कुछ फाइल्स देख रहा था, उनमें तुम्हारे साइन नहीं थे तो बस वो लेने आया था। अरे तो आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी और के हाथों भिजवा देते। अरे सोचा अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं, पता नहीं फिर कब तुम्हारे साथ समय बिताने को मिले। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लंबा जिएंगे। निधि ने अपने पापा के हाथ से फाइल ली और उन पेपर्स पर साइन करने लगी। साइन करने के बाद हंसराज ने वो फाइल ले ली। कुछ देर तक दोनों बाप बेटी ने बात की और फिर हंसराज अपने रूम में आया। उनका वकील गिरीश देसाई इंतजार कर रहा था। हंसराज ने उसे अपनी फाइल थमाई। ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे चाहिए। गिरीश देसाई ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। हंसराज ने सोने से पहले अपना दूध पिया और बेड पर लेटा ही था कि उसे माया की कही गई बात याद आ गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने बेड से उठ बैठा। ये नहीं हो सकता। उसने अपना लैपटॉप लिया और उस पर माया लिंग का नाम सर्च किया। वो माया और उसके पिता के बारे में सर्च करने लगा। फिर उसने एक और दो नाम सर्च किए। जितनी ज्यादा हंसराज जानकारी इकट्ठा कर रहा था उतना ही वो सरप्राइज और टेंशन में आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उससे यह गलती हो गई। उसे अब समझ में आ गया था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसकी और उसकी बेटी की हत्या करने जा रहे थे। डर और टेंशन की वजह से उसे सीने में दर्द होने लगा था, पर उसने इस दर्द को इग्नोर किया। वो अपनी बेटी को सब कुछ बताना चाहता था। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा भी इस रूम में कोई था। उसने मुड़कर देखा तो खिड़की के पर्दे के पास दाईसुके खड़ा था। उसने हंसराज को देखा और उस पर अपनी कटाना से हमला कर दिया। 45 मिनट बाद जोरो हंसराज के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। वो हंसराज से बात करना चाहता था कि तभी वो किसी चीज से टकराया और वो किसी के ऊपर जा गिरा। उसने महसूस किया कि वो किसी आदमी के ऊपर गिरा है। उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलकर फोकस किया जिससे उसे अंधेरे में भी दिख सके। उसके नाक में खून की स्मेल ने दस्तक दी। वो चौकन्ना हो गया। उसे खतरे का एहसास हो गया था। उसने अपने हाथ को सूंघा
तो उसे खून की गंध तेज हो गई। जोरो समझ गया कि वो किसी लाश पर गिरा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तभी कमरे की लाइट ऑन हुई। जोरो ने कमरे के दरवाजे पर देखा तो वहां निधि खड़ी थी। निधि ने देखा कि जोरो खून से सना हुआ है। उसने नीचे देखा तो फर्श पर हंसराज की लाश पड़ी थी। अपने पापा की लाश देखकर वो स्तब्ध रह गई। फिर एकाएक चिल्लाई, पापा! जोरो उसे ये समझाने ही जा रहा था कि तभी निधि ने पास के ड्रॉर को खोला जिसमें हंसराज गन रखता था। उसने 2 गन निकाली और जोरो पर फायर कर दिया। जोरो तुरंत ही उस जगह से हट गया और गोली सीधा एक कांच के पॉट से टकराई और पॉट के परखच्चे उड़ गए। जोरो ने खिड़की से छलांग लगा दी थी। वो जैसे ही गार्डन के लॉन पर गिरा कि तभी एक गोली गमले से टकराई और गमला फूटा और उसकी मिट्टी हवा में फैल गई। जोरो ने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा तो निधि खिड़की के ऊपर खड़ी थी और उसने भी छलांग लगा दी। जोरो ने देखा कि वो टूटे हुए गमले पर गिरने वाली है तो जोरो ने उस गमले पर लात मारी। गमला खिसक गया और वो उठकर वहां से भागा। निधि भी गार्डन के लॉन पर झटके से खड़ी हुई। वो उठी, उसके ऊपर गुस्सा हावी था। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। वो केवल जोरो को मौत के घाट उतारना चाहती थी। वो उठी और जोरो पर गोलियां बरसाने लगी। रायजादा मेंशन के बॉडीगार्ड भी जोरो पर फायरिंग कर रहे थे और जोरो गोलियों से अपने आप को बचाते हुए भाग रहा था कि तभी निधि के गन की गोलियां खत्म हो गई। सतनाम अंकल! सतनाम अपने हाथ में 2 गन लिए घर से बाहर निकला। उसने एक ऑटोमेटिक गन निधि की तरफ उछाल दी जिसे निधि ने जोरो की तरफ भागते हुए पकड़ा और उसे रिलोड करते हुए जोरो की तरफ तानी और फायर किया। तभी गोले की आवाज सुनकर जोरो जंप मारकर हवा में 180 डिग्री मुड़ा। उसने अपना शूरिकेन निधि की तरफ फेंका जो गोलियों से टकरा रहा था। निधि ने यह देखा कि जोरो इस तरह गोलियों को रोक रहा था। निधि ने सांस छोड़ी और फायर किया। ये गोली सीधा जोरो के कंधे पर जाकर लगी। जोरो जमीन पर गिर पड़ा। निधि उसके पास आई। वो फायरिंग करने ही जा रही थी कि जोरो ने राइफल की नली में बो नाम का वेपन घुसा दिया जिससे जब निधि ने ट्रिगर दबाया तो वो गन फट गई। अगर निधि उस गन को पकड़े रहती तो उसका हाथ जल जाता। इसलिए जोरो ने निधि के कंधे पर लात मारी जिससे निधि के हाथ से गन छूट गई और तभी गन फटी और उसके टुकड़े हवा में उड़ गए। निधि ने बैलेंस बनाया और खड़ी रह गई। निधि, निधि, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, समझो। अपनी बकवास बंद कर हरामजादे! निधि अभी इतने गुस्से में थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभी बस उसे बदला चाहिए था। निधि ने फिर से जोरो पर अटैक कर दिया। जोरो उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था कि तभी निधि का एक पंच जोरो के गोली लगे कंधे पर लगा और वो थोड़ा दूर जाकर गिरा। निधि के इस रूप को देखकर जोरो सरप्राइज था। तभी निधि ने हवा में उड़कर जोरो को लात मारी और जोरो एकदम पीछे हट गया। निधि की स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर जोरो काफी शॉक था। तभी निधि फिर से उस पर वार करने लगी। जोरो हर वार को ब्लॉक कर रहा था कि तभी जोरो को एहसास हुआ कि वो उसके घायल कंधे पर वार कर रही है। उसने सोचा कि निधि को उसे बताना होगा कि वो निंजा कमांडर क्यों था। जोरो ने लड़ते हुए अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और जैसे ही निधि ने पंच मारने की कोशिश की तभी जोरो ने निधि के हाथ में रुमाल का एक छोर उसके हाथ में बांध दिया और रुमाल का दूसरा छोर अपने हाथ में रखा। जैसे ही निधि जोरो पर अटैक करती जोरो रुमाल को एक झटका देता और निधि का अटैक अनबैलेंस हो जाता और जोरो को वार करने का मौका मिल जाता, पर वो वार नहीं कर रहा था। दूसरी बार भी निधि ने जैसे ही वार किया फिर से जोरो ने रुमाल को झटका दिया और निधि का अटैक अनबैलेंस हो गया। वो उसे किसी कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा था। उसे इस बार भी निधि को मारने का मौका मिल रहा था। उसने उसके गाल को हल्के से थपथपाया। तभी जोरो ने देखा कि सतनाम और रायजादा के बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ आ रहे थे। जोरो ने उस रुमाल को अपनी तरफ खींचा जिससे निधि उसकी बाहों में आ गिरी। वो निधि के कानों के नजदीक गया। तुम्हें यकीन करना है तो करो या ना करो, पर मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है निधि। जोरो ने देखा कि मिस्टर सतनाम और उसके बॉडीगार्ड नजदीक आ रहे थे। उसने निधि को धक्का दिया और जंगल की तरफ भागा। तभी अंजलि अपनी कार लेकर आई और जोरो छलांग लगाकर कार पर लटक गया। निधि भी उसके पीछे जा रही थी कि सतनाम वहां आया।
उसने निधि का हाथ पकड़ लिया। निधि ने सवालिया नजरों से सतनाम को देखा। निधि पुत्र, आपके पिताजी। निधि जब वापस हंसराज के कमरे में लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। निधि अब अनाथ हो चुकी थी। एपिसोड को सुनने के लिए आपका कॉइन बैलेंस